गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जी हां सर, 35 वर्षों में 200 से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा इसे सही ठहराया गया है। एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में जो मुख्य बात बताई गई है कि अतीत में जो पारिवारिक बंटवारा होता है, यदि उसको बाद में लिखित रूप दिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। अतीत मतलब पास्ट। जो जैसे कि ये 2025 चल रहा है, तो आप मान के चले कि इससे 10 साल पहले यदि किसी परिवार में बंटवारा होता है, किसी को 5 बीघा जमीन आई, किसी को मकान आया, किसी को फार्म हाउस मिला और सबका मौखिक बंटवारा हो गया और सब उस बंटवारे अनुसार अपनी अपनी जगह काबिज हो गए। और उसके बाद फिर वर्तमान में जैसे 2025 चल रहा है, ये 10 साल पहले हुआ और 10 साल बाद उसको वो लिखित रूप भी देते हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो अतीत में हुई घटना का एक एक तथ्य मात्र है। उस तारीख को उसके आधार पर किसी भी प्रकार का हक जो है कि लोगों में, उसके पारिवारिक सदस्यों में उत्पन्न नहीं हो रहा है। वो पहले हो चुका पास्ट में और उस घटना को सिर्फ लिखा जा रहा है। तो ये रोशन सिंह बनाम जिले सिंह का बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 4 में ये बात बताई गई है, जो वर्ड टू वर्ड में उसकी व्याख्या जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई है, उसी को आपको पढ़ के बताऊंगा और इस प्रकरण के फैक्ट और इसमें जो मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन पे मैं आपका प्रकाश डालूंगा ई बुक पीडीएफ के अंदर से। ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। अक्सर बंटवारे को लेकर लोगों में ये भ्रम रहता है कि यदि बंटवारा किया गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य ही है। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें इस भ्रम को तोड़ा गया है और ये बिल्कुल व्याख्या इसमें की गई है कि किस प्रकार से और किन कंडीशनों में उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत छूट प्राप्त है। अब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, उद्धरण 12 उद्धत 205, भारत का सर्वोच्च न्यायालय रोशन सिंह और अन्य बनाम जिले सिंह और अन्य 24 फरवरी 1988। ये ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी सर हमारा यही टाइटल है। अब मैं आपको सीधी मुद्दे की बात पे लेकर चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैरा क्रमांक 4 पर लेकर आया हूँ, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जो मैं आपको उन्हीं शब्दों में पढ़कर बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। यह सर्वविदित है कि विभाजन का कोई भी दस्तावेज जो स्वामित्व का गठन या विभाजन करने वाली घोषित इच्छा के रूप में कार्य करता है या करने का इरादा रखता है और इसके पक्षों के बीच विभाजित संपत्ति के कानूनी संबंध में परिवर्तन लाता है, अधिनियम की धारा 17 एक खा के तहत पंजीकरण आवश्यक है। ये तो पहले उसकी डेफिनेशन हो गई कि यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जैसे कि आज ही बंटवारा किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सभी परिवार के सदस्यों के बीच में आज ही अलग अलग टाइटल उत्पन्न हो चुके हैं। तो ऐसी दशा में उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने यह पहले स्पष्ट कर दिया। अब आगे क्या कहा गया इसमें, वह लिखित दस्तावेज जिसमें केवल यह उल्लेख है कि अतीत में विभाजन हुआ था, इच्छा की घोषणा नहीं है, बल्कि केवल एक तथ्य का विवरण है और इसके लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। यहां पर उसको स्पष्ट कर दिया कि अतीत में यदि विभाजन हुआ था और इच्छा की घोषणा नहीं, बल्कि केवल एक तथ्य का विवरण है, मतलब जो अतीत में हुआ था उन तथ्यों को आप आज लिख रहे हैं, तो ऐसी दशा में उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ये इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है। और आगे इसमें बताया है, मुख्य बात यह है कि क्या विभाजन विलेख लेन देन का हिस्सा है या इसमें केवल पूर्व में संपन्न हुए लेन देन का आकस्मिक उल्लेख है। ये भी इसमें देखा जाएगा कि जो विभाजन विलेख है वो लेन देन का हिस्सा है क्या। अगर वो प्रेजेंट में ही हो रहा है सब कुछ, तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, या केवल पूर्व में संपन्न हुए लेन देन का आकस्मिक उल्लेख है। इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, जो इसकी व्याख्या में आपको सरल शब्दों में आगे बताऊंगा। अभी इसके फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जजमेंट के, लेकिन हमारा जो वीडियो का मुख्य टाइटल है, इसका जो मुख्य फोकस है जजमेंट का, मैं वही आपको पढ़ के बता रहा हूं। भूतकाल का प्रयोग यहाँ आवश्यक रूप से इंगित नहीं करता है कि यह केवल अतीत के लेन देन का उल्लेख है। यह भी सर्वविदित है कि विभाजन में आवंटित संपत्तियों की मात्र सूची विभाजन का दस्तावेज नहीं है और इसके लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 के फैसले में स्पष्ट कर दिया गया है। आगे जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जिसको मैंने ई बुक के अंदर अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे,
येलो और उसके बाद लाल कलर में अंडरलाइन किया हुआ है कि धारा 17(1) खा में यह निर्धारित किया गया है कि, क्या निर्धारित किया गया है सर, कि जिस दस्तावेज के लिए पंजीकरण अनिवार्य है वह स्वतः ही अचल संपत्ति में किसी अधिकार का सृजन या घोषणा करने के लिए कार्य करता हो या करने का आशय रखता हो। इसलिए जो कुछ पहले हो चुका है उसका मात्र वर्णन किसी अधिकार की घोषणा नहीं माना जा सकता और ऐसे दस्तावेज को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सर लैंडमार्क जजमेंट है, जो आपका भी यदि केस कोर्ट में विचाराधीन है, इसी कंडीशन और इसी परिस्थिति में है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय का इस फैसले का इस्तेमाल आपके केस में भी सर आप कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सर। अब मैं आपको इसके कुछ फैक्ट बता देता हूं और उसके बाद इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन पे मैं सर आपका प्रकाश डालूंगा। आइए, इसकी सरल व्याख्या भी की है। जजमेंट काफी लंबा है, 15-20 पेज का है, लेकिन उसकी सरल व्याख्या जो मैंने आप लोगों को की है ताकि आप सरल तरीके से समझ सकें। इसके प्रकरण के जो मुख्य तथ्य हैं, फैक्ट ऑफ द केस, पहले मैं आपको बता देता हूं। ऊपर लिखा हुआ ऐतिहासिक निर्णय रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988। यह विवाद दिल्ली के नासिरपुर गांव का था। परिवार की दो शाखाएं थीं, एक तरफ रोशन सिंह अपील करता और दूसरी तरफ जिले सिंह प्रतिवादी थे। परिवार के पास कृषि भूमि और आवासीय मकान, रिहायशी मकान, बैठक और घर थे। इनमें 1955 में मौखिक बंटवारा हुआ था और 3 अगस्त 1955 का जो दस्तावेज था वो प्रदर्श P12 था। कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट में यदि बयान होते हैं सर, शुरुआत वहीं से होती है। जंग का अखाड़ा, जो मेन अखाड़ा है, वो लोअर कोर्ट ही है। उसके बाद फिर अपील और फिर अपील और फिर अपील, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन ये एग्जिबिट का कार्य मुख्य जो है वो ट्रायल कोर्ट में ही होता है। तो वहां पे प्रदर्श P12 के उसमें उसको एग्जिबिट कराया गया था और 31 जनवरी 1971 का पंचायत फैसला प्रदर्श P1 था। ग्रामीणों के सामने फिर से एक समझौता हुआ जिसने 1955 के बंटवारे की पुष्टि की। अब विवाद की शुरुआत सर कहां से हुई? फरवरी 1971 में झगड़ा तब शुरू हुआ जब जिले सिंह वादी ने अपने हिस्से के एक भूखंड B2 पर दीवार बनाना शुरू की। रोशन सिंह के पक्ष ने उसे रोक दिया। मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा जहां रोशन सिंह के पक्ष में कब्जा माना गया। इसके बाद जिले सिंह ने सिविल कोर्ट में अपने मालकाना हक की डिक्लेरेशन शूट के लिए मुकदमा दायर किया। अब नंबर तीसरा आता है सर हमारा, निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक का क्या सफर रहा। इसमें ट्रायल कोर्ट में सर जो एकल न्यायाधीश दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि 1955 का दस्तावेज P12 और 1971 का समझौता P1 केवल याददाश्तनामा है, यह कोई नया बंटवारा नहीं कर रहे। इस दस्तावेज को बिना रजिस्ट्री के भी साक्ष्य के रूप में माना गया। यह ट्रायल कोर्ट के द्वारा इसमें फैसला दिया गया। उसके बाद विभाजन बेंच, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट, रोशन सिंह के पक्ष ने अपील की, लेकिन डिवीजन बेंच ने भी एकल न्यायाधीश के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य कानूनी तर्क इसमें जो दिए गए कि रोशन सिंह जो अपील करता है, उनका तर्क था कि चूंकि दस्तावेज P12 रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 और 49 के तहत इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। यह उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय है वो पैरा 5 में मेरे द्वारा लिखा गया है कि माननीय न्यायमूर्ति AP सेन और B.C. रे की पीठ ने अपील खारिज करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत स्थापित किए। यही वो सिद्धांत हैं सर जो हम अधीनस्थ न्यायालयों में नजीर के तौर पर जज साहब के समक्ष पेश करते हैं कि माननीय न्यायालय, हमारा मामला भी इसी प्रकार का है और उसके फैक्ट भी इसी प्रकार से हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, तो इसके अनुसार आप भी हमारे पक्ष में फैसला दीजिए और हमारे दावे को सही रूप से जो कि जो हमने इसमें सहायताएं मांगी हैं उन्हें स्वीकार करके निर्णय हमारे पक्ष में पारित कीजिए। ये आपकी ओर से दलील के रूप में दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, तो इसमें सर नंबर A है, इसमें जो बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर बताया गया है कि बंटवारा एक निरंतर प्रक्रिया है। कोर्ट ने कहा कि बंटवारा कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक स्थिति है। यदि पक्षकार आपसी सहमति से अलग रहने लगे तो बंटवारा पूरा माना जाता है। ए हो गया सर। बी इसमें माना है याददाश्तनामा बनाम बंटवारानामा, इंग्लिश में इसको कहेंगे मेमोरेंडम वर्सेस डीड। कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया कि यदि कागज अभी और इसी वक्त पैदा करता है क्या अधिकार, तो रजिस्ट्री अनिवार्य है। एक बार फिर पढ़ देता हूं सर, यदि कागज अभी और इसी वक्त अधिकार पैदा करता है तो रजिस्ट्री अनिवार्य है। रजिस्ट्री से मतलब क्या है?
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड करवाना, जहां पर जमीन मकान प्लाट की रजिस्ट्रियां रजिस्टर्ड होती हैं। आजकल ऑनलाइन होने लगा है सर, जैसे कि मध्य प्रदेश में संपदा 2.0 है, ऐसे सभी जगह ऑनलाइन ही रजिस्ट्रियां होती हैं, तो वहां पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह बता दिया गया है। दूसरी बात क्या है, यदि कागज केवल अतीत में हुए मौखिक बंटवारे की जानकारी है, कागज केवल अतीत में हुए मौखिक बंटवारे की जानकारी दे रहा है, तो उसे रजिस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। रिएक्टियल ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो आप इस स्थिति को आप समझ चुके हैं कि यदि अभी और इसी वक्त अधिकार उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, रजिस्ट्री आवश्यक है। यदि अतीत में जो घटना हुई उसके तथ्यों का विवरण है, तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है। सी इसमें बताया गया धारा 49 का समपार्श्विक उपयोग, कोलेट्रियल पर्पस जिसको हम कहते हैं। धारा 49 बड़ी महत्वपूर्ण है सर, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा जो है इसमें स्पष्ट बताया गया है कि यदि जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा तो किसी भी प्रकार का हक प्राप्त नहीं होगा। जैसे रजिस्टर्ड विक्रय भी लेके आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई तो आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। गोदीनामा है उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है सर, तो उससे भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, आप बुक खोल के देख लें, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49। इसी प्रकार से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 भी कहती है कि कोर्ट सिर्फ पंजीकृत गोदीनामा ही मान्य करेगा। मतलब वो अगर आपने पेश कर दिया तो कोर्ट मान लेगा कि हाँ ये गोदीनामे की रस्म हुई है और सारे अधिकार प्राप्त हुए। अब यदि कोई इसको चैलेंज करता है तो उसकी लाइबिलिटी है कि उसे ना साबित करे, लेकिन प्राइमा फेसी माना जाएगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो कोर्ट नहीं मानेगा कि आपका गोदीनामा हुआ, फिर वो सारी लाइबिलिटी बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर है कि आप उसको साबित करें। अब वो आप जिस भी प्रकार से साबित करेंगे, उस समय फोटो खींचे गए थे, वीडियो बनाए गए थे, या कागज इस पे सादा पंचनामा लिखा गया था, गिविंग एंड टेकिंग की रस्म की गई थी, दोनों परिवार मौजूद थे, सबकी सहमति, पंचनामा, वो सारी लाइबिलिटी आपकी होगी। लेकिन कोर्ट हिंदू दत्तक ग्रहण और पंजीकरण अधिनियम में स्पष्ट बता दिया गया है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में स्पष्ट बता दिया गया है धारा 16 में कि पंजीकृत ही कोर्ट उसको साक्ष्य के रूप में मान्य करेगा। हम आगे बढ़ते हैं सर, इसमें 49 का भी हो गया सर हमारा। इसमें कोर्ट ने कहा है कि भले ही कागज रजिस्टर्ड ना हो, फिर भी उसे यह साबित करने के लिए साक्ष्य में लिया जा सकता है कि कब्जे की प्रकृति क्या है, यानी यह दिखाने के लिए कि परिवार अब संयुक्त नहीं रहा है। यह समपार्श्विक एविडेंस कोलेट्रियल पर्पस के लिए इसको कोर्ट में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। ये इसमें बताया गया है। और डी में बताया है सर, पारिवारिक व्यवस्था का सम्मान। कोर्ट ने कहा कि परिवार के बीच हुए आपसी समझौते को तकनीकी बारीकियों जैसे रजिस्ट्री न होना के अभाव पर रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य परिवार में शांति बनाए रखना होता है। निष्कर्ष सर इसमें जो निकाला गया अंत में, इस केस से यह सिद्ध होता है कि यदि आप अपने बंटवारे के दस्तावेज में यह लिखते हैं कि बंटवारा पहले ही हो चुका है और हम आज केवल इसकी पुष्टि कर रहे हैं, तो वह कागज बिना रजिस्ट्री के भी कोर्ट में मान्य होगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई थी, उस पर मैंने सर आपको आज के वीडियो में मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसी प्रकार से इस जो है कि डीड की जो ड्राफ्टिंग कैसे होगी उसकी भी सर मैं आपको जानकारी दे देता हूं। करने से पहले एक शॉर्ट में जानकारी और मैं दे दूं आपको। एक काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉन्सिलिडेशन 1976 3 SCC, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जो रोशन सिंह के फैसले से 12 साल पहले सर प्रतिपादित किया गया था। और 12 साल पहले जो सिद्धांत बताए गए थे उन्हीं सेम सिद्धांतों को रोशन सिंह के भी केस में दोहराया गया है। और एक रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3799, इसमें भी इन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया है। तो ये आज का वीडियो सर जो मैंने बनाया, रोशन सिंह बनाम जेल सिंह AIR 1988 SC 881 1988 और पैरा 4 इसका बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको ई बुक के अंदर से पढ़ के बताया है। और ये जो 2 जजमेंट है इन पे भी मैं स्पेशल वीडियो सर स्पेशली इसी प्रकार से इनके फैक्ट और इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ आपके लिए स्पेशल में बनाऊंगा। अभी मैं आपको अतीत में मौखिक बंटवारे की एक याददाश्त पुष्टि पत्र, जिसको मेमोरेंडम ऑफ पास्ट ओरल फैमिली पार्टीशन ड्राफ्ट भी कहते हैं, वो ड्राफ्टिंग में आपको बता रहा हूं कि यदि आपको ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है तो आप उसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से करेंगे। ये ई बुक PDF के अंदर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार की हुई है। ऊपर सर आपको लिखना है अतीत में मौखिक बंटवारे की याददाश्त, कोष्टक में पुष्टि पत्र, इंग्लिश में आप लिख दें मेमोरेंडम ऑफ पास्ट ओरल फैमिली पार्टीशन ड्राफ्ट, इधर दिनांक और इधर स्थान लिखाएगा। पक्षकारों का विवरण, जो भी पक्षकार हैं आपके, पक्ष 1 2 3 4 5 8 10 12,
उन सब के पूरे नाम, पते, उम्र, जाति, निवासी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी आप लिख दें। उसके बाद आएगा सर आपका घोषणा की पुष्टि, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ। क्या होगा सर, इसमें सभी जो लोग हैं, इसमें पार्टीज हैं, वो डिक्लेरेशन करेंगी कि हम सभी पक्षकार आज दिनांक को यह सत्य घोषित करते हैं कि नंबर 1, ये सभी कानूनी पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा तैयार किए गए सर, इसमें लिखे गए हैं। नंबर 1 है यह कि हम सभी पक्षकार एक ही संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं और हमारे पिता पूर्वज स्वर्गीय, उनका नाम आप यहाँ लिख दें, के समय से ही हम पैतृक संपत्ति के संयुक्त स्वामी रहे हैं। नंबर दूसरा पैरा आएगा ड्राफ्टिंग का, यह कि आज से लगभग वर्ष पूर्व, जितने भी वर्ष पहला आपका पारिवारिक बंटवारा हुआ है अतीत में, पास्ट में, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी हो वो साल आप यहाँ लिख दें। वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों और स्थानीय पंचायत की मौजूदगी में परिवार की सुख शांति हेतु मौखिक रूप से, मतलब ओरल संपत्ति का पूर्ण बंटवारा कर दिया गया है। पैरा क्रमांक 3 आएगा सर ड्राफ्टिंग का, यह कि उस समय कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया गया था, परंतु उक्त मौखिक बंटवारे के तुरंत बाद ही सभी पक्षकारों ने अपने अपने आवंटित हिस्सों पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त कर लिया था, एक्सक्लूसिव पोजीशन प्राप्त कर लिया था। ये तीसरा पैरा हो गया सर। चौथा पैरा आएगा इसमें, यह कि पिछले जितने भी साल आपके हैं वो आप यहाँ लिखें, वर्षों से हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्सों पर स्वतंत्र रूप से खेती आबली निवास कर रहे हैं और राजस्व रिकॉर्ड में भी पृथक पृथक रूप से काबिज, हमारे बीच अधिकारों का कोई विवाद शेष नहीं है। पांचवा पैरा आएगा सर ड्राफ्टिंग का, यह कि वर्तमान में भविष्य की स्पष्टता हेतु हम आज इस याददाश्त पत्र के माध्यम से अतीत में हुए मौखिक बंटवारे की केवल पुष्टि मतलब कंफर्मेशन कर रहे हैं। यह दस्तावेज आज कोई नया बंटवारा नहीं कर रहा है। सर गौर से आप सुनिएगा, ये सभी लाइनें आपको लिखना होंगी, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, वरना आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जनरली लोग बंटवारे की लिखा पढ़ी जब कराने जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, टाइप करा लेते हैं, नोटरी वकील साहब से नोटरी आप करवा लेते हैं, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी सर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब ड्राफ्टिंग कहां से पैदा होगी, कोई हमारे स्वप्न में तो आ नहीं जाएगी सर। जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला दे दिया गया है, 3 फैसलों के भी हवाले मैंने आपको बताया इसमें सर। एक जो है कि काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 और रविंद्र कौर ग्रेवाल का है 2020 का फैसला। उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने ड्राफ्टिंग आपके लिए एक आइडियल तैयार की है कि यदि आप आपके पारिवारिक बंटवारे विलेख तैयार करते हैं तो इसमें इन शर्तों को तो जरूर ही लिखें सर, आप इनको ना छोड़ें, क्योंकि ये कानूनी पॉइंट हैं जो आपको कानूनी लाभ प्रदान करते हैं। इसमें आगे बताया गया है, मौखिक बंटवारे की पुष्टि कंफर्मेशन कर रहे हैं, यह दस्तावेज आज कोई नया बंटवारा नहीं कर रहा है, बल्कि पहले से चली आ रही वास्तविक स्थिति को केवल रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा कि रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 और साथ में आप लिख सकते हैं काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य किया गया। उसके बाद फिर आएगा सर संपत्ति का विवरण, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, खसरा नंबर, रकबा, दिशा और चतुर्थ सीमा। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसको जैसे भी बंटवारे में पूरा उल्लेख कर दे और अंत में पक्षकारों के हस्ताक्षर, अंगूठा और साक्षीगण और गवाहों के नाम और पते। तो ये तो हो गई सर आपकी कंप्लीट ड्राफ्टिंग। अब इसके समर्थन में एफिडेविट भी सर आपको लगाना होगा। एफिडेविट की ड्राफ्ट किस प्रकार से होगी वो भी सर मैं आपको बता देता हूं। और इसमें जो एक विशेष टिप है इस मेमोरेंडम को तैयार करते समय, मैंने इसमें विशेष टिप करके ई बुक पीडीएफ में लिखी है कि आप भाषा भूतकाल पास्ट टेंस में ही रखें, भूतकाल की भाषा रखें, प्रेजेंट टेंस में ना आए। अगर आप प्रेजेंट टेंस में आ गए तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत फिर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वरना वो ना तो कोर्ट मानेगी और ना ही आपको उससे कोई मालिकाना हक प्राप्त होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, यह ना कहें, इसमें आप क्या ना कहें ये ध्यान रखिए, मैंने लिखा उसमें विशेष टिप में, हम आज ही बांट रहे हैं, बल्कि कहें कि हम बटे हुए हैं और आज उससे कागज पर ला रहे हैं। यही बारीकी आपके दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से बचाती है। ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि तहसील या पटवारी कार्यालय में नामांतरण या रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, वह राजस्व रेवेन्यू कोड के नियमों का पालन करना पड़ता है। ग्रामीण संपत्ति कृषि भूमि के लिए याददाश्त पत्र के साथ लगाए जाने वाला शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग भी सर मैं आपको बता देता हूं, जो इस आपके पारिवारिक अतीत में हुए बंटवारे के समर्थन में आप लगाएंगे तो उसकी आप नोटरी भी करवा लें नोटरी वकील साहब से। ऊपर लिख दें आप शपथ पत्र ग्रामीण आबलिक कृषि भूमि है तो ड्राफ्ट, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख लें सर, मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ, उसमें समक्ष लिख दें। ऊपर आप तहसीलदार आबलिक नायब तहसीलदार महोदय, तहसील जिला जो भी आपका लिख दें। में पक्षकार, पूरा नाम, पिता, उम्र, जाति, निवासी, जितने भी लोगों ने इसमें डिक्लेरेशन की घोषणा की है अतीत में हुए बंटवारे की, उन सबका एफिडेविट आप लगा दें सर। तो इसमें नंबर 1 आएगा पैरा क्रमांक 1 शपथ पत्र का,
मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं ग्राम, जो भी गांव है आप उसमें लिख दें, पटवारी हल्का नंबर वो भी लिख दें, तहसील जिला भी लिख दें, स्थित खसरा नंबर, कुल रकबा हेक्टेयर वाली कृषि भूमि का सा खातेदार और स्वामी हूं। पेरा का नंबर 1 हो गया शपथ पत्र का। दूसरा पेरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त भूमि हमारे परिवार की संयुक्त पैतृक भूमि है, जिसका आज से लगभग, जो वर्ष आपने उसमें डिक्लेरेशन में लिखे हैं बंटवारे के, उसी में आप लिख दें यहाँ भी, पूर्व हमारे बुजुर्गों एवं ग्राम पंचायत की उपस्थिति में मौखिक पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। तीसरा पैरा आएगा शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग का, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि यह कि उक्त मौखिक बंटवारे के उपरांत हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से पर पृथक पृथक रूप से काबिज हैं और स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं। मेरा कब्जा खसरा नंबर के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा वाले रकबे हिस्से पर है, दिशा जरूर लिखें। चौथे में आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त पुराने मौखिक बंटवारे की पुष्टि हेतु हमने आपसी सहमति से एक याददाश्त बंटवारा नामा मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन तैयार किया है, जिसकी प्रमाणित प्रति इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है। पांचवा नंबर आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त बंटवारे को राजस्व रिकॉर्ड, खतौनी, खसरा दीवान, ऋण पुस्तिका में दर्ज करने हेतु यह शपथ पत्र प्रस्तुत है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को उक्त खसरे के विभाजन या नामांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। छठा पैरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि यह शपथ पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 और काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप दिया जा रहा है। अंत में आएगा सत्यापन, मैं उपरोक्त शपथ करता यह सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 से 6 तक की जानकारी मेरे निजी ज्ञान में सत्य एवं सही है, इसमें कुछ भी नहीं छुपाया है। दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर। ये हो गया सर ग्रामीण कृषि भूमि के संबंध में। यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो उसकी भी ड्राफ्टिंग मैंने इसमें दी हुई है और उसका भी शपथ पत्र मैंने इसमें दिया हुआ है और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी हुई है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात ये भी है सर, अक्सर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होता है कि जब अतीत में परिवार के बीच में बंटवारा हो गया, अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि अतीत में परिवार में बंटवारा हो गया, सब अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, टैक्स आप भर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। अब आपको बाद में फिर जब आवश्यकता हुई तो आपके बीच में कोई विवाद भी नहीं है, क्योंकि अगर विवाद हो गया तो फिर तो कोर्ट में आपको डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा। सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये गलत है, ये हिस्सा गलत है, ये हिस्सा गलत है, तो फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन कोई डिस्प्यूट नहीं है और आप उसको लिख लेते हैं। अब आप लिख रहे हैं सादे कागज पर, अब आप उसके अगर लिखने की बजाय आप उसको टाइपिस्ट से जाकर टाइपिंग करवा लें और नोटरी वकील साहब से आप नोटरी भी करवा लें तो उसका वैल्यूएशन सर और बढ़ जाता है। कई बार ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है, तो जी हाँ सर, लेकिन अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी की जा सकती है। प्रेजेंट में यदि आप आज ही की तारीख में बंटवारा लिख रहे हैं और उसकी अगर आपने नोटरी करा ली तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड होने वाला दस्तावेज है, न कि नोटरी करवाने किए जाने वाला दस्तावेज। आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि इन फ्यूचर कोई भी भविष्य में विवाद भी होता है तो आप फिर उसको कोर्ट में बतौर एविडेंस के पेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोर्ट में धारा 35 के तहत उसकी फिर स्टाम्प ड्यूटी अदा होगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत बताया गया है कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपने कोर्ट में पेश किया और सामने वाले वकील साहब ने आपत्ति की कि सर ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं है, तो ऐसी दशा में फिर कोर्ट में एप्लीकेशन पेश की जाती है धारा 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत। फिर कोर्ट अनुमति देता है, उसकी आदेश पत्रिका लेकर आपको कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष जाना पड़ता है। एग्रीमेंट में वसूली के दावे में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था सर। उसमें पक्षकारों ने आपस में गांव में बैठ के और स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर ली और कम स्टाम्प ड्यूटी के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी की थी उनके द्वारा। उसी के आधार पे हमने कोर्ट में दावा पेश किया वसूली का। वसूली की जो कोर्ट फीस लगती है 12% कोर्ट में, वो बराबर अदा की गई, लेकिन जो जिस प्रॉपर स्टाम्प पे लिखा जाना था उस पर नहीं लिखा गया था। विपक्षी अधिवक्ता ने उस पर आपत्ति ली। अब यदि आपत्ति ली जाती है तो फिर वो ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य में एग्जिबिट नहीं होता। आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि किसी दस्तावेज को साक्ष्य में एग्जिबिट नहीं किया जाता है तो जजमेंट के समय जज साहब उसको पढ़ते भी नहीं है, वो ऐसा माना जाता है कि वो पेश ही नहीं किया गया। तो जब वो एग्जिबिटर नहीं होगा तो फिर आपके किस काम का रहेगा, चाहे वो पारिवारिक बंटवारा विलेख हो, चाहे वो वसूली के आधार पर अनुबंध का दावा हो। तब हमारे द्वारा धारा 35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करके निवेदन किया गया, उनके द्वारा अनुमति दी गई। हमारे द्वारा दस्तावेज को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष पेश किया गया, वहां पर उन्होंने जुर्माना राशि के साथ उसकी स्टाम्प ड्यूटी जमा करने के बाद हमको, हमारे पक्षकार को रसीद भी दी। फिर हमने कोर्ट में पेश की और उसको बयान में एग्जिबिट किया गया और उसके बाद उस आधार पर हमारा पक्षकार केस जीता भी। अब ये मामला
ऐसा कंडीशंस कई बार बन जाती है, तो वो स्थितियां एक अलग स्थितियां हैं और ये स्थितियां एक अलग स्थितियां हो गई सर। दोनों मामले में एक तरफ वसूली का मामला है और एक तरफ पारिवारिक बंटवारे के मसलों को लेकर हमारी चर्चा हो रही है। इसमें मालिकाना हक कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस फैसले में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो यही किए गए जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताए थे कि अतीत में हुए यदि पारिवारिक बंटवारे को आपने एक तथ्य का विवरण करते हुए लिखा है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। अब मैं ई बुक पीडीएफ से सर आपका परिचय करा देता हूं, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आइए सर, आप देख रहे हैं सर ये ई बुक पीडीएफ है। ये रोशन सिंह बनाम जिले सिंह और अन्य 24 फरवरी 1988, और इसमें कुल 22 अध्याय है सर और तकरीबन ये 250 पेज की है। मैं आपको अंत में लाके बता दूं, और इसमें मैंने बहुत सी जानकारियां भी लिखी हुई हैं और 3 जजमेंट पूरे इसमें मैंने दिए हुए हैं आपके लिए। एक तो जो मैंने आपको बताया था काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1976 3 SCC, और रविंद्र कौर गिरेवाल बनाम मंजीत कौर AIR 2020, वो जजमेंट भी सर इसमें ही है। और भी उसके अलावा भी नोटरी से रिलेटेड जानकारियां और भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17, धारा 49 उससे रिलेटेड सरल उदाहरण, उनकी सरल व्याख्या आदि कुछ सब कुछ मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है। और ये जानकारी मैंने सर आपको इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दी है, और इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। इस लिंक पर जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर या स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आपके केस की परिस्थिति और कंडीशन इसी प्रकार की है तो आप कोर्ट में इसको पेश भी कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के बीच में जो है कि अतीत में बंटवारा हो चुका है और अब हम उसकी लिखा पढ़ी करना चाहते हैं, तो आप उसकी लिखा पढ़ी कैसे की जाएगी, तो आपकी इस समस्या को भी सर मैंने इस वीडियो में और ई बुक पीडीएफ में हल कर दिया है। वो ड्राफ्ट मैंने आपको पढ़ के बताई है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 महत्वपूर्ण जो जजमेंट है, जो रोशन सिंह वाला 1976 का, काले सिंह का 1976 का, रोशन सिंह का 1988 का, और रविंद्र कौर का जो है कि 2020 का, उनमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल ड्राफ्ट और उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र मैंने तैयार किया हुआ है, वो भी आपको इस ई बुक पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में सर मैंने आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।